आजकल आंखों की एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। देश के कई बड़े बड़े अस्पतालों में अचानक इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, खासकर आई हॉस्पिटल्स में। इस बीमारी की सबसे घातक बात यह है कि ये कॉर्निया को डैमेज करता है और कई मामलों में तो इस कदर डैमेज करता है कि आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। इस बीमारी का नाम है केराटोकोनस। इसकी एक खास बात यह है कि ये बच्चों को अपना शिकार बनाती है, खासकर 10 साल से 19 साल के बीच की आयु के बच्चों को। केराटोकोनस के खास लक्षणों में धुंधला दिखना, रोशनी से दिक्कत होना और रात में दिखने में तकलीफ होना शामिल है। अगर समय रहते इसका इलाज ना हो तो कॉर्निया के शेप को बिगाड़ सकता है। फिर तो सर्जरी एकमात्र उपाय बचती है। ऐसे में सतर्क रहने और शुरुआती लक्षण दिखते ही आंखों के डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार लोग इसे मामूली समझकर टाल देते हैं। क्या है केराटोकोनस, क्यों और किसे होती है ये बीमारी? क्या सर्जरी के अलावा भी कोई विकल्प है इससे मुक्ति के? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो आइए उन सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर महिपाल एस सचदेव से। डॉक्टर महिपाल सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और देश के जाने माने आई सर्जन है। मेरा पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये केराटोकोनस क्या है और इसकी क्या वजह होती है, क्या कारण होते हैं? देखिए, केराटोकोनस को हम अगर बोलें तो केराटो का मतलब होता है कॉर्निया, कोनस का मतलब होता है कोन जैसे बनता है ना, कोनिकल। तो कॉर्निया किसी कारणवश कोनिकल हो जाता है, इसको हम केराटोकोनस कहते हैं। ये एक इट इज़ नॉट एन अनकॉमन डिजीज। 10,000 लोगों में से 2-3 लोगों में ये पाया जाता है। तो जो केराटोकोनस होता है ये नॉर्मली प्यूबर्टी के आसपास आता है और कई बार लेडीज़ में ज़्यादा होता है, और कई लोगों को जिनको एलर्जी की शिकायत होती है तो एक्सेसिव रबिंग ऑफ आईज जो करते हैं तो उसमें भी केराटोकोनस हो सकता है। तो कुछ केसेस में सेकेंडरी डिजीज होती है कि कॉर्निया पे कोई प्रोसीजर किया हो पहले, तो उसके बाद कॉर्निया उस प्रोसीजर को सह नहीं सकता तो कॉर्निया बल्ज करने लग पड़ता है, तो उसके अंदर भी केराटोकोनस हो सकता है। तो केराटोकोनस का जो ट्रीटमेंट होता है वो पहले कुछ नहीं होता था। केराटोकोनस बढ़ता जाता था उम्र के साथ, यंगर एज में ज़्यादा बढ़ता था। एज अ पर्सन एज तो उसकी प्रोग्रेशन थोड़ी स्लो हो जाती थी। तो उस पर्टिकुलर केस में केराटोकोनस में सर्जरी पुतली बदलने की करी जाती थी। मगर अब पिछले कुछ सालों से, मतलब कि दो दशक के करीब 15-20 साल हो गए हैं, तो कॉर्निया को जो प्रोग्रेसिव प्रोट्रूजन हो रही है या जो कोनिकल हो रहा है उसको रोकने के लिए एक टेक्निक नई आई है जिसको हम कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग जो है, यदि आप लोगों ने किसी ने दांत की अपनी फिलिंग कराई हो तो फिलिंग करने के बाद यूवी लाइट दिखाते हैं डेंटिस्ट, उससे वो गाढ़ा मतलब स्ट्रांग हो जाता है जो गम होता है। तो उसी तरह से कॉर्निया के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जैसे रस्सी में धागे होते हैं समझ लीजिए, वैसे कॉर्निया में कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। तो कॉर्निया के कोलेजन के फाइबर जब उसमें एक डाई डाल के, राइबोफ्लेविन डाल के, उसको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट की टाइट्रेटेड डोज दिखाते हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपस में वो जकड़े जाते हैं जो फाइबर्स हैं, तो उससे उसकी प्रोग्रेशन रुक जाती है। तो ये आज की तारीख में केराटोकोनस का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। मगर इससे जो केराटोकोनस के अंदर जो आगे से पहले उसका जो कोनिकल हो गया है, जिससे कॉर्निया इरेगुलर हो जाता है, जिसमें कि चश्मे के जरिए विजन नहीं इम्प्रूव की जा सकती, उसको करेक्ट करने में दिक्कत होती थी। अब जो लेज़र की विधि है जिसमें हम कॉर्निया को ज़्यादा नहीं निकालते, केवल 20 माइक्रोन के करीब निकालते हैं, तो टोपोग्राफी होता है जो कॉर्निया का हम कर्वेचर को पहले चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम उसको लिमिटेड एरिया पे रीसर्फेस कर देते हैं कॉर्निया को, मतलब कि 20-25 माइक्रोन के करीब निकाल के, कि कॉर्निया के जहाँ से वो समतल नहीं है यानी कि इरेगुलर है, उसको हम सिमेट्राइज कर देते हैं। तो उससे व्यक्ति की विजन काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है। तो ये लेज़र की जो विधि है, इसको दो तरह में हम कह सकते हैं। एक ट्रैक है TREK और एक TCAT है, दोनों टोपोग्राफी असिस्टेड है। एक में हम नंबर भी साथ में थोड़ा उतारते हैं, आधा नंबर लगभग उतार देते हैं,
और दूसरे केस में हम सिर्फ एसिमेट्री को स्मूदन आउट करते हैं, नंबर वही वही रहता है, नंबर को हम चेंज नहीं करते हैं। इससे व्यक्ति की चश्मा लगाने के बाद विजन इंप्रूव करी जाती है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम ट्रैक या टी कैट करते हैं उसके साथ कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग साथ में ही करनी पड़ती है, बैक टू बैक, ताकि कॉर्निया को हम टफन कर दें और कॉर्निया फर्दर प्रोग्रेस ना करे। तो ये नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो पेशेंट्स को काफ़ी राहत दिला रही हैं। और ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड, इसमें नोमोग्राम के बेसिस पे ये हमें थ्रो अप कर देता है मशीन, जो कि जो एक्साइमर लेज़र जैसे एमआरएस 1050 है, वो ये थ्रो अप कर देता है कि हम इसको कहाँ कहाँ कॉर्निया का जो कर्व बना है ज़्यादा या कोन बना है उसको कहाँ कहाँ फ्लैटन करें एक्साइमर लेज़र के ज़रिए। तो इस प्रोसेस के बाद क्या कंप्लीट क्योर होता है या कोई शेप में गड़बड़ी रहती है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि कॉर्निया को हम किस स्थिति पे कर रहे हैं। अगर तो कॉर्निया को केरेटोकोनस की अर्ली स्टेज में हम पकड़ते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक इसका नंबर लगभग उतर सकता है। मगर अगर कॉर्निया थिन हो चुका है, बहुत थिन हो चुका है, तो उस केस में हम बहुत ही सीमित मात्रा का ये कॉर्निया का टिश्यू निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेज पे निर्भर करता है कि किस स्टेज पे हमने कॉर्निया को पकड़ा है, केरेटोकोनस के स्टेज पे, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट होता है। बट सिमेट्राइजेशन जो है उसी से ही पेशेंट को, चाहे चश्मा अगर बाद में उतारना भी है तो उसकी दूसरी विधि हो सकती है कि लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं आई में, जिसको ICL कहते हैं या इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस कहते हैं, उससे भी चश्मा उतर सकता है। डॉक्टर साहब, एक चिंता की बात यह है कि देखा गया है कि पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से केरेटोकोनस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। साउथ इंडिया के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की संख्या काफी बढ़ गई है और उसमें भी 10 साल से 19 साल के बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। इसकी कोई खास वजह है? देखिए, केरेटोकोनस होता ही प्यूबर्टी में। इसकी एक खास वजह यह है कि डायग्नोसिस जल्दी हो रहा है। तो बेसिकली पहले लोगों को पता भी नहीं होता था। अब जो टोपोग्राफी सिस्टम है वो, क्योंकि लैसिक लेज़र का प्रचार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो वो हर लैसिक लेज़र से पहले हमें टोपोग्राफी करनी पड़ती है। तो टोपोग्राफी की जो मशीन्स हैं वो आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास होती है, इसलिए इसका डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है। तो वन ऑफ द रीजन इसके उसका डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है। और साउथ में एक चीज़ है, मगर कश्मीर वगैरह के अंदर, अफगानिस्तान, कश्मीर, ईरान, इराक, यहाँ पे the incidence of keratoconus is much higher than in middle of India. So there is some genetic factor that is also involved. जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे एलर्जीज का ज़्यादा मतलब जैसे गर्मियाँ वगैरह ज़्यादा हो, एलर्जी ज़्यादा होती है, तो उसमें बच्चे या जो अपनी आँख को कॉन्स्टेंटली रब करते हैं उसमें भी केरेटोकोनस का इंसिडेंस ज़्यादा होने का चांस होता है। तो डेफिनेटली केरेटोकोनस का डायग्नोसिस बढ़ गया है, नंबर ऑफ केसेस हमारे पास हैं ज़्यादा, और उसका जो ट्रीटमेंट है, मोडालिटी दे आर देयर, सो देयरफॉर वी आर मोर अग्रेसिवली ट्रीटिंग देम। अभी भी कई जगह पे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं वो केरेटोकोनस के ट्रीटमेंट को के पेशेंट्स को डॉक्टर्स के पास भेजने से संकोच करते हैं। वो उनको कॉन्टैक्ट लेंस पे कॉन्टैक्ट लेंस दे जाते हैं कि भाई आप कॉन्टैक्ट लेंस करो। जैसे ही हमारे खुद पेपर हमने पब्लिश करे हैं कि जैसे ही पीडियाट्रिक केरेटोकोनस है, बच्चों में जो केरेटोकोनस होता है वो ज़्यादा अग्रेसिवली बढ़ता है। जितना यंगर पेशेंट होगा उतना उसका केरेटोकोनस बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। विमेन में हार्मोनल ट्रीटमेंट हो या प्रेगनेंसी जब लेडीज़ को होती है, उसमें भी हार्मोनल चेंजेस करके केरेटोकोनस शक्लत बहुत बढ़ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो। कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग टुडे देयर आर नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। अगर आपको केरेटोकोनस दिख रहा है और वो बढ़ा हुआ है, चाहे चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है या टोपोग्राफी के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग जरूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिनको हुआ है और जो आपने प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद, रिकवरी के बाद, क्या जीवन भर पावर ग्लासेस लगाना पड़ता है? देखिए, पावर ग्लासेस, हम ये समझना चाहिए आपको कि ये एक बीमारी है जो कि पहले इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं होता था। मैंने वही बोला कि अगर अर्ली स्टेजेस में हो तो टी कैट या ट्रैक के ज़रिए हम उसकी पावर कम कर सकते हैं। एक बार कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग हो गई और पावर स्टेबल हो गई है और कॉर्निया इंक्रीज नहीं कर रहा, तो उसके अंदर भी प्रेफर के कॉर्निया पे काम ना करें, बट एक रिप्लेसमेंट लेंस, एक एडिशनल लेंस, एडिटिव लेंस बोलते हैं जिसको फेकिक लेंस बोलते हैं, वो हम आंख में फिट कर सकते हैं, तो उससे पावर उतर सकती है।
तो पावर उतारने का रिंग्स भी आते हैं जिसको हम इंट्राकॉर्नियल रिंग्स वगैरह कहते हैं, उससे भी पावर का नंबर इजाफा, मतलब जो है उसका जो पावर है उसको हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये अर्बन एरियाज में ज्यादा क्यों होते हैं? डायग्नोसिस ज़्यादा होता है इसलिए होते हैं वैसे, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल। रूरल वाला चश्मे बहुत कम लगाता है, अगर आप देखें तो रूरल एरियाज में लोग जो हैं चश्मे की जांच के लिए ही नहीं जाते हैं। अब हमारे ये बिल्कुल पक्की चीज़ है कि अर्बन के अंदर डायग्नोसिस ज़्यादा होता है, मतलब लोग थोड़ा शीघ्र पहुंचते हैं, इसलिए उसके पास ये केराटोकोनस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी वेरिएशन बिटवीन अर्बन एंड रूरल। इसमें डेफिनेटली जो व्यक्ति का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो काम करती है। एक लास्ट क्वेश्चन सर जी, अगर केस बहुत ज्यादा बिगड़ा हो तो क्या कॉर्नियल कॉर्नियल ग्राफ्ट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट या इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है? कॉर्नियल ग्राफ्ट करते हैं आजकल की तारीख में। अगर कॉर्निया में ज़्यादा स्कारिंग ना हुई हो या बहुत पतला ना हुआ हो तो हम फुल थिकनेस कॉर्नियल ग्राफ्ट नहीं करते, हम उसको डैल्क कहते हैं, जिसको लैमेलर केराटोप्लास्टी कहते हैं। तो उसमें बिग बबल टेक्निक होती है जिसमें सिर्फ ऊपर के लेयर जो हैं वो निकाल के वो कॉर्निया को हम स्ट्रेंथन करके ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं। इसका ये एडवांटेज है कि पूरा कॉर्निया नहीं उसको ट्रांसप्लांट करते, तो इससे जो कॉर्नियल ग्राफ्ट रिजेक्शन के इंसिडेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। कॉर्निया की क्लैरिटी अच्छी रहती है और कॉर्निया का जो अंदर का लेयर होता है एंडोथेलियम उसको हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए कॉर्निया की सर्वाइवल एंड क्लैरिटी ऑफ कॉर्निया अच्छी रहती है।